इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इससे प्रीवियस हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टार्टिंग के पैराग्राफ और स्टार्टिंग की चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम उसकी जो प्रोसेस है जिसमें किस तरीके से ये फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट जो स्टेप है फिंगरप्रिंटिंग का, इससे हमें क्या उस स्टेप को क्या कहते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन दैट मीन्स जो भी सेल है, पर्टिकुलर सेल या किसी ब्लड कंपोनेंट से या हेयर फॉलिकल से, जहाँ से भी हमें डीएनए का एक सैंपल मिल सकता है, वहाँ से हम क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, डीएनए को निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करना होता है, डीएनए का आइसोलेशन। नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो भी हमें यहाँ पर डीएनए मिला है, बिकॉज डीएनए बहुत लॉन्ग होता है, उसको हम प्रॉपर एक साथ डील अप नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें डाइजेस्ट कर देंगे। दैट मीन्स उन्हें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है, किसी भी शेल से हमें क्या मिला है, एक डीएनए कुछ इस तरीके से आपको मिला हुआ है। तो जब हम इसे नेक्स्ट टाइम में अब क्या करेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम है उनकी वजह से हम इन्हें फ्रेगमेंट्स में यहाँ पर तोड़ लेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उन्हें हम डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट अब ये जो फ्रेगमेंट है, बिकॉज ये फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के जैसे इक्वल तो होंगे नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे नहीं पूरे, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा, कोई फ्रेगमेंट्स बहुत बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। तो जो ये सीक्वेंसेस उनके बड़े और छोटे होने के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंसेस है, उन सीक्वेंसेस के बेसिस पे उनको सेपरेट कर लेंगे। और ये सेपरेशन की प्रोसेस इसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है, और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के दौरान जितने भी ये सेगमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर सेपरेट कर लिया जाता है, उनको उनके अलग अलग पैचेस के रूप में उनको अलग कर लेंगे। जब हम सेगमेंट्स को अलग कर लेंगे तो आफ्टर दैट इन सेगमेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, हम इन डीएनए सेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं टू अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन। एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन जो बनाई गई मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में इसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो कि नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन की बनी हुई एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। उसी मेम्ब्रेन ऐसे कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और उस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आप इसे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, अंदर की तरफ इसके डाल देते हैं। और बिकॉज जो डीएनए है उसमें निगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज वो कैसे नाइट्रोजन बेसिस से बने हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इस एक्चुअली में मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसमें एक्चुअली मेम्ब्रेन है, इसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो जिसकी वजह से जो डीएनए है उनमें प्रॉपर सेपरेशन जाता है, प्रॉपर अलग अलग आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट इनमें क्या होगी, इनमें हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन, और जो लेवल मतलब जो वहाँ पर टेंडम रिपीटर्स है, यानी कि जो कितनी बार वो वेरिएबल नंबर जो यहाँ पर लिखा है, वेरिएबल नंबर्स वहाँ पर मौजूद है, जो कि किस पे, जो टेंडम रिपीट्स होती है, जितनी रिपीटेड चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो वेरिएबल्स नंबर है, उन वेरिएबल नंबर्स में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। एंड हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो हाइब्रिड डीएनए आपको मिलेगा, जिनमें आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है, तो वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनकी ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है, और ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू एक ये ऐसा सिस्टम है जिससे हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बैंड बनाए। तो यहाँ पर कुछ लाइट और कुछ डार्क बैंड ऐसे बनते हैं, और ये डार्क बैंड ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये एक प्रोसेस, एक जनरल प्रोसेस बताई गई कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि जो ये VNTR है, बिलोंग्स करता है टू द सैटेलाइट डीएनए। जो सैटेलाइट डीएनए है उससे होता है, और सैटेलाइट डीएनए को यहाँ पर मिनी सैटेलाइट का नाम दिया गया है। इसमें एक्चुअली डीएनए की स्मॉल स्मॉल जो सीक्वेंसेस हैं वो एक उसकी बहुत सारी कॉपियाँ अरेंज हो जाती हैं। जैसे हमें पता है कि जैसे कि हमारे पास एक डीएनए, इसका एक स्मॉल सेगमेंट ये, इसका एक स्मॉल सेगमेंट ये, इस तरीके से इसकी बहुत सारी कॉपियाँ जनरेट हो जाती हैं, और ये जो कॉपी हैं वो वेरीज करती है, मतलब अलग होती है क्रोमोसोम से क्रोमोसोम्स में। मतलब जो इंडिविजुअल है और उसकी किसी और इंडिविजुअल के साथ अगर आप क्रोमोसोमल कॉपीज इस तरीके से बनाकर देखेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। और ये जो वेरिएशन है, जो हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन है, ये जो रिपीटेड नंबर्स है, जो रिपीटेड सेल्स आपको यहाँ पर रिपीटेड सैटेलाइट्स डीएनए दिखाई दे रहा है, उन्हीं रिपीटेड सैटेलाइट डीएनए में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। और यही वेरिएशन जो डिफरेंस है इंडिविजुअल में, किसी भी डिफरेंस, जैसे आपको प्रीवियस बताया था कि जो डिफरेंस है वो 0.1 का डिफरेंस होता है, बाकी 99.9% हम सिमिलर होते हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है 0.01% का, वो इन्हीं सैटेलाइट डीएनए के थ्रू होता है, जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसी का रिजल्ट है कि जो
VNTER है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स हैं जो, उनका साइज़ भी बहुत डिफर होता है, जो कि 0.1 से 20 KB तक का साइज़ इनका हो सकता है। सो हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये चीज़ यहाँ पर देखी गई कि आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन जब हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया उसका, देन उसमें हम ऑटो रेडियोग्राम बनाते हैं, तो उससे कुछ बैंड्स मिलते हैं, कुछ डिफरेंट साइज़ के हमें यहाँ पर बैंड मिलते हैं, और यही बैंड क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से हम अलग हैं। बिकॉज बाकी तो देखा जाए तो 99.9% हम सेम है, बस जो ये 1% बैंड है यहाँ पर, यही ये डिसाइड करता है, क्योंकि इसमें आपको बताया था कि जो सैटेलाइट DNA है उसी में वेरिएशंस होंगे, और वो क्योंकि अगर बाकी जितने भी जर्म सेल्स हैं या फिर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, अगर उसमें चेंजमेंट हो जाएगा तो उससे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो सैटेलाइट DNA है और इनमें चेंज हो जाने की वजह से उनमें अदर कोई इतना ज़्यादा म्यूटेशन हमें देखने को नहीं मिलता। म्यूटेशन होता ज़रूर है, वेरिएबल होता जो वेरिएशंस होते हैं, बट वो इतने ज़्यादा या इतने चेंज बिल्कुल नहीं हो जाएगा कि अगर कोई और पर्सन है तो उससे कुछ और ही चीज़ बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। बट येस, वेरिएबल वहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी वेरिएशंस की वजह से हम सारे जो ह्यूमन से सब अलग अलग तरीके के आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जो होमोजैटिक होते, यानी कि जो कि ऐसे मोनोजाइगोटिक हैं जो एक ही सेल से बने हुए हैं, दैट मीन्स जो ट्विन्स होते हैं, तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उन ट्विन्स के एक्सेप्ट उन ट्विन्स को छोड़कर बाकी जितने भी इंडिविजुअल हैं, आप उसमें ये जो बैंड है मिलेंगे आफ्टर द रेडियोग्राफी, वो सब में अलग अलग मिलेगी। सो ये जो टेक्निक है पहले तो बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टेक्निक है और यूज़ की जाती है फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन, दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह एक चेन के फॉर्मेशन में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, उनमें भी कुछ पॉलीमॉर्फिज्म ऑलरेडी हुई है, देन अब उनसे जो एक प्रोजनी बनेगी उसमें कितनी पॉलीमॉर्फिज्म होती है, देन उसके बाद कितनी पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म इन द सेंस कि जो वेरिएशंस आएंगे, तो इस तरीके से क्या है कि एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह एक सीरीज़ में एक जनरेशन बाय जनरेशन जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि हम कुछ चीज़ें हैं जो आगे अभी और पढ़ेंगे उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ पे बताया गया कि जो DNA है वो एक सिंगल सेंस से भी जो हमें DNA मिलता है वो भी इनफ है फॉर द फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। आप एक भी DNA की मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट अगर मिल जाता है तो उससे अगर हम DNA को आइसोलेट कर सकते हैं तो वो भी बहुत प्रॉपर इनफ होता है जिनसे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हेल्प करता है फॉरेंसिक साइंस जो होती हैं उनमें बहुत हेल्प करता है आइडेंटिफाइड करने के लिए, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करता है। ऑल्सो जो हमारी ये पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन है और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसमें ये किस तरीके से रिलेटेड है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे चेंज हो सकती है, क्या चेंज होती है, ये सारी चीज़ें हम इस DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू जान सकते हैं। और रिसेंटली बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स को यूज़ किया गया है जिससे हम और ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं जो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू जनरेट हो। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं। जो डायग्राम यहाँ बताया गया, एक्चुअली यहाँ पर ये क्या किया गया, एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन है, हमें उसका एक ब्लड सैंपल मिला हुआ है। ब्लड सैंपल दिखा DNA फॉर द क्राइम सीन, मतलब किसी भी क्राइम सीन, कहीं पे कुछ क्राइम हो जाता है, डेथ हो जाती है किसी की या फिर कोई किसी की खून कर देता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं। बिकॉज जो आपने देखा होगा कि क्राइम सीन को तुरंत बंद कर दिया जाता है ताकि कोई और वहाँ ना जाए। कोई जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं, जो उसके सीन है वहाँ पर सबूत है, वहाँ पर प्रूफ है, उसे वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसलिए इसे सील किया जाता है। और बेसिकली यहाँ पर एक क्या किया गया कि एक सैंपल मिला है, जो भी क्राइम सीन से एक सैंपल मिला हुआ है जो कि ब्लड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उन सैंपल से क्या किया गया, DNA को आइसोलेट किया गया, और DNA को आइसोलेट करने के बाद उनके टैंडम रिपीट्स कॉपीज़ बनाई गई हैं, शॉर्ट कॉपीज़ बनाई गई हैं, और देन उन कॉपीज़ को ऑटोबायोग्राफी की जाती है और मैच किया जाता है। अब हम उसे मैच किससे कर रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी नहीं, दैट मीन्स ऑटो रेडियोग्राफी हम यहाँ पे करेंगे और मैच करेंगे ऑटो रेडियोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से वो मैच होता है। तो हमें मैच किससे करना है, हम बेसिकली उनके फादर से या जिसकी भी डेथ हुई है उसके हम मदर फादर को अगर हम चेक कर रहे हैं कि वो कौन है और किससे उनका रिलेशन हो सकता है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैटर्नल क्रोमोसोम्स लिया, एक मैटरनल क्रोमोसोम्स लिया। पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम्स लेने के बाद उनको भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंट में डिवाइड करते हैं। फ्रेगमेंट में डिवाइड करने के बाद उनकी हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, जिसमें ये इंडिविजुअल ए के है, इंडिविजुअल बी के, और इस तरीके से यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट हो जाता है। बिकॉज हमें पता है कि इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी अलग अलग है, तो उनमें तो प्रॉपर ग्राफ में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। बट ये जो इंडिविजुअल सी है, अगर आप इंडिविजुअल सी को के जो ग्राफ यहाँ पे मिला है, जो बैंड्स आपको मिले हैं, अगर आप इसे मैच करो तो ये बी से बहुत ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि अगर ए से देखो, यहाँ पे एक रेड बैंड है, यहाँ ए में कोई बैंड नहीं है ऑन द 11 नंबर, और उसके बाद बी में एक बैंड है। नेक्स्ट अगर हम सी को चेक करें, यहाँ पे अगेन एक रेड बैंड है ऑन द 9 के नंबर आज के पास जो है वहाँ पे बैंड है, और ए में ऐसा कोई बैंड नहीं है, बैंड है ए में बट वो 10 नंबर पे है, जो कि लाइट बैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन एक और रेड बैंड है जो कि बी से मैच करता है। देन एक येलो बैंड है, ये तीनों में ही मौजूद है एट द नंबर ऑफ 7, एट द नंबर ऑफ 8, ये तीनों में ही मौजूद है। नेक्स्ट जो उसके बाद एक और येलो बैंड यहाँ पे मिला है, वो इस पे मौजूद 6 बैंड पे डिपेंड है, ठीक है। बाकी आपको ए में ऐसा कोई बैंड नहीं दिखाई दे रहा। जो ग्रीन बैंड मौजूद है वो भी यहाँ पे 5 वाले बैंड में मौजूद है। एंड इस तरीके से आपको लास्ट बैंड जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 2 मौजूद है। तो अगर आप देखें तो जो सिमिलैरिटीज़ है इन बैंड्स के बीच में, जो भी सिमिलैरिटीज़ है इन क्योंकि बिकॉज वेरिएशंस तो सब में होते हैं, राइट। वेरिएशंस हैं, बट वेरिएशंस के साथ साथ जिस सेल से ये बना हुआ है, जिस डीएनए से बना हुआ है, उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो यहाँ पर आती हैं। तो इस बेसिस पे हम ये बैंड डिसाइड कर सकते हैं, और अगर बैंड्स के बीच में रिलेशन मिलता है, आपस में उनमें कनेक्शन मिलता है, एक बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स यहाँ पर बैंड के फॉर्म में जो मैच होते हैं, तो जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ये सी पर्सन है, या जो भी ये सी है जिसका ये ब्लड है, वो ज़्यादा मिलता है किससे, बी से, इन कंपेरिजन ऑफ ए। तो ए से वो बहुत कम मिल रहा है, बी से वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो जिससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो जैसे भी यहाँ बताया भी गया है कि यहाँ पे क्लियर हो रहा है, इट इज़ क्लियर दैट बाइंडिंग पैटर्न डीएनए ऑफ क्राइम सीन्स मैच विद द इंडिविजुअल बी एंड नॉट ए। तो इंडिविजुअल बी से ये बिल्कुल मैच कर रहा है और ए से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम सीक्वेंसेस गेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि जो भी सस्पेक्ट हमारे पास है, उस सस्पेक्ट से का जो भी डीएनए है वो किस तरीके से और किस चीज़, किन लोगों से मैच करता है।